नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए और भारतीयता के माहौल का महत्व प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को समझाने के लिए ये कोशिश YouTube के संदेश के माध्यम से शुरू किया है और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, सभी कुछ भारतीयता आधारित होने के लिए जो एक कोशिश कर रहा है और हमारे कुछ भारतीय भाई बहन इसको समझ भी रहे हैं और कुछ कटिबद्ध हो रहे हैं, कुछ प्रतिबद्ध हो रहे हैं, कुछ अभी सोच विचार कर रहे हैं और कुछ जो है अभी भी दूर से तमाशा देख रहे हैं और कुछ जो है वो फैंस सिटर्स के रूप में अभी दूर से ही कर रहे हैं या बाई स्टैंडर और ऑनलुकर की तरह वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भारतीयता के माहौल को लाने के लिए हमारे अमर शहीदों, कहने का तात्पर्य जो हमारे महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, महान क्रांतिकारी, अमर शहीद जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व सहर्ष इस भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया, उन लोगों का देश की आज़ादी के साथ साथ ये भी मकसद था देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए, भारतीयता आधारित एकता लाने के लिए। तो उनका मकसद दोनों था, भारत की आज़ादी का भी था और देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए भी था। अब कुछ संजोग कह लीजिए, इसी देश में जो देश विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, वो तरह तरह के मुखौटा पहन करके
और वो ताकतें आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए जो है हमारे इन अमर शहीदों की जो कुर्बानी शहादत को महत्वहीन करने के लिए उनको हमेशा जो है पृष्ठभूमि में रखने की बहुत बड़ी साजिश की। और ये सभी को जानना आवश्यक है, और जिसके विषय में भारतीय मुक्ताके दल बराबर बता रहा है कि इन अमर शहीदों के महत्व और उनकी शहादत कुर्बानी को हमेशा पृष्ठभूमि में रखवाने की साजिश ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की एक बहुत बड़ी साजिश है। अब उस साजिश में ये जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उस साजिश में वो भी शामिल हो गई है। वो जो है हमारे इन अमर शहीदों के कुर्बानी शहादत, उनके महत्व और उन्होंने जो देशभक्ति का, भारतीयता का जो संदेश दिया था, उसको महत्वहीन करने के लिए उसी साजिश का हिस्सा बन गई है, जो साजिश गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो चला रही है। नाम जरूर भुनाती है। देखिए, नाम भुनाने का सबसे सरल तरीका समझने का यह है कि ये जो खतरनाक ताकतें हैं, ये जब भी किसी शख्सियत को अपने महत्वाकांक्षा या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का रोड़ा मानते हैं, तो उनको रास्ते से हटा देते हैं, उनकी हत्या वो करवा देते हैं। हत्या करवाने के बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा और जानते होंगे कि फिर उन्हीं के शव पर माल्यार्पण भी करते हैं और शोक भी मनाते हैं, और फिर उनके नाम को भी भुनाते हैं। ये अक्सर शातिर किस्म के संगठन और खास करके जो देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और बीजेपी जैसे, कि जिनको अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में रोड़ा समझते हुए जिनको रास्ते से हटा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, उन्हीं के शवों पर ये माल्यार्पण भी करते हैं, और इसके बाद उनके नाम के फोटो भी लगाते हैं और उनके नाम को भी भुनाते हैं। तो ऐसी साजिश ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी हमारे सुभाष चंद्र बोस के साथ इसको मरवाई भी, और इसकी फोटो भी लगाती है। ये शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु के फांसी रुकवाने की बात थी। पूरा देश कह रहा था इस मोहनदास करमचंद गांधी से कि जाकर अंग्रेजों से कह दो, निवेदन कर दो कि इनकी फांसी रुक जाए, और उसको भेजा गया था, इस मोहनदास करमचंद गांधी को भेजा गया था अंग्रेजों से बात करने के लिए, वो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए, और जाकर वो सलाह दे आया कि इनको 12 घंटा पहले ही फांसी दे देने के लिए, 12 घंटा पहले ही मार देने के लिए, ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो और फिर इतनी बड़ी साजिश करने वाला मोहनदास करमचंद गांधी और उसके जो जीएनपीसी है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वो भगत सिंह का भी फोटो लगाती है, उनके नाम को भी बुनाती है। तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छे तरह से समझ लें कि ये इतने शातिर और इतने
धूर्त किस्म के हैं कि जिनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का एक बाधा मानते हुए, कांटा मानते हुए, रोड़ा मानते हुए उनको रास्ते से हटा देते हैं, उनकी हत्या करवा देते हैं, उन्हीं के नाम को ये भुनाते भी हैं और इनकी फोटो भी लगाते हैं। तो इनको अच्छी तरह से पहचानने की जरूरत है। और 15 अगस्त 1947 जिसके विषय में जब से ये भारतीय जनता ताकत दल करीब 2.5-3 साल से ये मुहिम चला रहा है कि भाई 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिवस है भी नहीं। सरकारी अभिलेख में सत्ता का हस्तांतरण के रूप में दर्ज है। वास्तविक रूप में ये सत्ता की छीना झपटी में देश को बांटना, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या, 3 करोड़ से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों का घर उजड़ना और वो पाकिस्तान को पैदा करना जो पाकिस्तान भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ का वो अस्त्र बन जाना भारत के खिलाफ, जो हमारा भारत का हमेशा खून बहाता रहा है। और वो जो मोहनदास करमचंद गांधी है जिसने ये लोगों के आगे झांसा देता रहा, झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश में बनेगा, उसके वो विश्वासघात का दिवस है। तो फिर से भारतीय जनता ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को याद दिलाना चाहता है कि 15 अगस्त 1947 आजादी के दिवस है ही नहीं। सरकारी अभिलेख के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण और वास्तविक रूप में यानी भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ी जो है वो त्रासदी, देश का बंटना, हमारे भारत का विभाजन, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या, 3 करोड़ से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों के घर का उजड़ना और उस पाकिस्तान का निर्माण होना जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ का एक ऐसा उपकरण, ऐसा अस्त्र जो कि हमेशा भारत को हमेशा खून बहाता रहे, ऐसे पाकिस्तान का उसको वजूद में लाना, उसको पैदा करना। तो ये भारत की तबाही का दिवस है, भारत की सबसे बर्बादी का दिवस है, भारत की सबसे त्रासदी का दिवस है। ये आजादी का दिवस हो नहीं सकता। यह तो देश की दुश्मन, इस देश के सबसे बड़े गद्दार, ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, जो इसको आजादी के रूप में वैसे ही दिखाती है कि जैसे ये उसी रूप में दिखाती है जैसे ये गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस खुद इस देश के सबसे बड़ी गद्दार भी है, सबसे बड़ी दुश्मन भी है, सबसे बड़ी देश की देशद्रोही है, और दिखाते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जबकि ये शुरू से और यह आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली करती रही। तो जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके ये अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली करती रही, उसी प्रकार भारत की इतनी बड़ी तबाही को किसी ने आजादी का दिवस का नाम दे रखा है। हाँ, एनपीसी के नेहरू को उसके सत्ता की हवस जरूर पूरी हुई, इसीलिए उसने सत्ता को मिलने के बाद उसने कहा कि हाँ, सौभाग्य का मिलन हो गया, सौभाग्य के साथ सामना हो गया, और सौभाग्य के साथ साक्षात्कार, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी हो गया। तो उसके लिए तो हुआ, लेकिन भारत के लिए तबाही।
और बर्बादी और भारत की इस तबाही और बर्बादी के मंजर पर उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाने की हवस पूरी की, और उसकी हवस को पूरा करने में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसकी सहायता की। चूंकि भारतीय जनता दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से करीब 2.5 वर्ष के आसपास ये जो कोशिश कर रहा है, बता भी रहा है कि किस तरह से सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, देखिए देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं सिवाय अंग्रेजी सरकार की, वो दलाली और मुखबिरी करते रहे। और जब उनको ये पता चला कि अंग्रेज जाने वाले हैं, तो फिर इस साजिश में लग गए ये दोनों गद्दार जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी कि सत्ता का जब हस्तांतरण हो, ट्रांसफर ऑफ पावर हो, तो वो सिर्फ नेहरू को मिले। अब भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने, और क्योंकि ये YouTube अब कितने लोग देखते होंगे ये भी एक प्रश्न है, और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि ये स्वार्थी किस्म के जो और देश विरोधी जो ताकतें हैं वो किस रूप में देखती हैं। खास करके बिल्कुल ये बताना पड़ेगा कि ये YouTube के माध्यम से जो देशभक्ति के लिए, भारतीय एकता के लिए, और जो 15 अगस्त 1947 की असली तस्वीर की जो ये आज़ादी के दिवस हो नहीं सकता, ये भारत की बर्बादी का दिवस है, भारत की तबाही का दिवस है, सबसे बड़ी वो सबसे सर्वाधिक ऐतिहासिक त्रासदी का दिवस है। जब से ये बताना शुरू किया है, और उसी के साथ साथ ये हमारा देश भारत राष्ट्र है, हमारी जो पहचान है कि हम भारतीय हैं, और एकता भारतीयता के आधार पर होना चाहिए। ये सारी बातें जब से बताना शुरू किया है, कुछ इसका माहौल जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है, तब से ये उसको फिर कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि साधन इनके पास है, मीडिया इनके पास है, अखबार इनके पास है, पैसे इनके पास है, तो उसको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह से ये साजिशें कर रही हैं। और भारतीय जनता दल ने बड़े सरल शब्दों में बताया था कि आप जो है समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी, में फर्क मत करिए। ये भारतीय समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, और ये काले अंग्रेज हैं, उन सफेद अंग्रेजों से अधिक खतरनाक हैं, और इनको नस्बे नाबूद करना देश के हित में है। देश को यदि महफूज रखना है तो इनका विनाश जरूरी है। तो किस तरह से वो जो है, माने जो ये असली तस्वीर है भारत के विभाजन, भारत की तबाही, और उसमें ये दोनों गद्दारों की भूमिका, और वो सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू तक ही नहीं, उसकी जो पीढ़ी की पीढ़ी, इंदिरा वो सबसे बड़ी गद्दार, राजीव सबसे बड़ा गद्दार, और सोनिया, राहुल, प्रियंका तो है ही। इन गद्दारों को ये सब जेएनपीसी पूजवाती रहेगी। इनको पूजिए, इनकी आराधना करिए। तो और ये पूजने आराधना के लिए इन सबों ने चाटुकार इतिहासकारों की, चाटुकार बौद्धिक वर्ग की, चाटुकार जो मीडिया वर्ग की, और चाटुकार पत्रकारों का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार किया, और आज भी वो गैंग सक्रिय है। ये सारा गैंग जो है, जो ये राष्ट्रवादी मोदी जी हैं, उनकी सरकार के ये सारे भारत विरोधी, और जो पूरा माने जो उसने तैयार किया था जेएनपीसी ने, अब अपने सारे पापों को ढकने के लिए बौद्धिक वर्ग का एक गैंग, इतिहासकारों का एक गैंग, पत्रकारों का गैंग, और मीडिया का एक गैंग, वो गैंग आज भी सक्रिय है मोदी जी के, राष्ट्रवादी मोदी जी की सरकार के अधीन। यह सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है
कि बीजेपी की राष्ट्रवाद की असलियत क्या है। तो थोड़ा सा अब इस तो भारत विभाजन में इन दोनों, खास करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका को ढकने के लिए एक तो यानी जो ये फौज, अब जिस फौज का नाम अभी लिया गया है वो तो ढकती ही ढकती है, और ढकती और उसके इर्द गिर्द ये पूरा जो माहौल है वो भी किस तरह से ढक रहा है, सिर्फ एक भ्रम पैदा करके। तो अब आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि किस प्रकार ये समाज विरोधी ताकतें इस वस्तु स्थिति को, इस हकीकत को किस तरह से ये घुमा रही हैं, इसको कंफ्यूज कर रही हैं। वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का मुखिया, वो कह रहा है कि देश की आजादी में नेहरू का, गांधी का, जिन्ना का भी योगदान है। इतनी हल्की बात बोलना जो है भारतीय जनता दल उसकी बुद्धि पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है कि मैंने किस तरह का उसको ज्ञान है, लेकिन किस तरह से माहौल को ये कंफ्यूज कर रहा है, भ्रम वो फैला रहा है। जरा भी उसको नहीं मालूम है कि जरा भी उसको मालूम नहीं है कि आजादी की लड़ाई में इस गांधी नेहरू का कोई भूमिका थी ही नहीं, बल्कि वो मुखबिर और दलाल थे। अब धीरे धीरे ये बात नहीं, धीरे धीरे अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो सन 42 में इसने भारत छोड़ो का एक नारा दिया था, उसके बाद ये कांग्रेस लगभग मर चुकी थी। अपने अपने घरों में ये सब आराम कर रहे थे, वो कांग्रेसी। और ये बात, इस बात का खुलासा जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश के संसद में पास करवाया, जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन का क्लीमेंट एटली जो है, उसने खुद इस बात को कबूला कि जो अंग्रेज 1945 के बाद भारत को छोड़ने का जो मन बनाए थे, वह गांधी के कारण बिल्कुल नहीं। वो जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज की 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक वो बेचारे शहीद हो गए आजादी की लड़ाई लड़ते हुए, मतलब अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए। उनकी जो शहादत की प्रेरणा से जो ब्रिटिश की जो नौसेना थी, वो रॉयल इंडियन नेवी, उसमें बगावत हुई, और उसके चलते जो आर्मी थी, जो थल सेना थी, उसमें भी बगावत शुरू हो गई थी। तो इस स्थिति को भांपते हुए अंग्रेजों ने भांपते हुए उन्होंने मन बना लिया कि अब यानी सम्मान के साथ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेफ वॉक ओवर के साथ जो है अब निकल लेना चाहिए। तो सेफ वॉक ओवर सबसे बढ़िया यदि कोई उसमें दे सकता था तो एक गद्दार नेहरू ही वो दे सकता था। तो वो भी चाहते थे कि ये सत्ता कोई सपना है, तो नेहरू को ही दिया जाए, वो ये उनके भी मन में था। तो जब ये गद्दार माने जवाहरलाल नेहरू और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को मालूम हुआ, या इन्होंने सूंघ लिया कि अंग्रेज अब जो है भारत छोड़ करके सत्ता को सौंप करके, सत्ता का हस्तांतरण करके अब जाने वाले हैं,
तभी से सत्ता सिर्फ नेहरू को ही मिले, इसकी साजिश शुरू हो गई। अब ये हालांकि पिछले कई एपिसोडों में मैं इसको बताया गया कि जिस तरह से ये भ्रम फैला रहे हैं अखिलेश यादव जैसे लोग, हम नहीं कहते कि उनको अल्प ज्ञान होगा, ये शातिर बहुत हैं। समाज में भेद विभेद फैलाने में, ये समाज को तोड़ने में बहुत आगे हैं सब, अब बहुत ही खतरनाक है। ये अखिलेश यादव को मालूम होगा कि जब इन समूह को मालूम पड़ा कि अंग्रेज जो है जाने वाले हैं, तो सत्ता हथियाने के लिए क्या क्या साजिश किए। हालांकि उसका वर्णन करना इस यूट्यूब मैंने कई बार बताया हुआ है कि इस यूट्यूब के माध्यम से बताना वो उतना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका सारांश, वो सारांश का परिचय जो है दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। तो सबसे पहले चूंकि कांग्रेस लगभग मर चुकी थी, वो सन 42 के बाद वो तो जो भारत छोड़ो वाला जो नारा था, टोटली पूर्णतः जो वो फिजिल आउट हो गया, वो समाप्त हो गया। तो इसलिए कि अच्छा उसमें भी माने काफी लोग बंद हुए, जेलों में बंद हुए और कुछ हिंसाएं भी हुई। तब जब हिंसा हुई तब ये अहिंसा का पुजारी बंद नहीं किया। और एक बात और थोड़ा ये बताना जरूरी है कि देश को आजादी तो जो है वो 1920 में ही मिल गई होती, जब वो हमारा असहयोग आंदोलन चला था, नॉन कोऑपरेशन वाला, पूरे देश में फैल रहा था। ये बहाना लिया कि भाई वो हिंसा हो गई, वो चोरी चोरा कांड हो गया, फलाने हो गया। अरे इतनी हिंसा वो अंग्रेज की है तो ये मोहनदास करमचंद गांधी देखता रहा। लोगों को मरवाने के लिए ही ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी सेना में भारत के लोगों को भर्ती करवाया और कितने लाखों लोग मारे गए, हमारे लाखों भारतीय मारे गए जो इसने भर्ती करवाया अंग्रेजों की सेना में, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तब इसकी अहिंसा जो है कहां चली गई थी। और इतना ही नहीं, वो तो सार्वजनिक रूप से घोषणा भी किया था कि मैं इस वो अंग्रेजी हुकूमत के प्रति से मोहब्बत करता हूं और भारत के नौजवान वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। ये तो सार्वजनिक रूप से बोला था। ये तो बहुत बहुत घिनौने किस्म का गद्दार था। तो भारत के लोगों को की हत्या कराने के लिए ही जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तब इसकी अहिंसा कहां चली गई थी? ये सारे सवालात हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन एनपीसी वालों से भी और बीजेपी वालों से भी पूछा। ये भी अभी भी पूछ रहे हैं उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को ही पूजा कर रहे हैं। तो इसकी अहिंसा कहां चली गई? और जो है और गद्दारी तो इसने किया ही। तो सन 42 के बाद जो है वो जो कांग्रेस मर चुकी थी, तो सन 40 से और किसी को फुर्सत नहीं थी और किसी के पास समय नहीं था। और वैसे तो कांग्रेस का अध्यक्ष वो 1 साल के लिए बनता था। तो जब किसी को फुर्सत नहीं थी, जब अब सारी गतिविधियां कांग्रेस की बंद हो चुकी थी, तो इन्हीं परिस्थितियों के कारण जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद सन 40 से ही वो अध्यक्ष बने हुए थे और सन 46 तक वो लगातार अध्यक्ष थे। जबकि कांग्रेस का संविधान 1 साल के लिए था। कांग्रेस के संविधान के अनुसार
कोई भी अध्यक्ष जो है सिर्फ 1 साल के लिए बनता था, लेकिन जब जब अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और उसकी गतिविधि मर चुकी है, कांग्रेस भी मर चुकी है, तो फिर कौन ये पूछने जाए कि कौन अध्यक्ष है और कौन अध्यक्ष नहीं है। लेकिन जो ही इन सबों को मालूम हुआ कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं और एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनने वाला है, इंटरिम कैबिनेट बनने वाला है, उसमें और इंटरिम कैबिनेट जो है वो उसका एक प्राइम मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर वही होगा जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो फटाफट ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना आजाद से इस्तीफा लेता है। देखिए ये सारी बातें हम नहीं, ये बेवकूफी कहा जाएगा, ये बेवकूफ अखिलेश यादव को जानना चाहिए। ये सारी बातें बेवकूफ अखिलेश यादव के लिए हैं कि वो जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने मौलाना आजाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद का इस्तीफा लिया और फिर ये सोचा कि हम जो है नेहरू को जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनवा देंगे अपने प्रभाव से। तो उसमें कांग्रेस का जो संविधान था, उस संविधान के अनुसार भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो प्रांतीय इकाइयां हैं, जो प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, वो प्रस्तावित करती थी। तो 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया सरदार पटेल के पक्ष में। उनको पता लग गया कि भाई कांग्रेस में सबको पता लग गया कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो जो सरदार पटेल की जो प्रतिबद्धता थी, कटिबद्धता जो थी, जो उनकी भावना थी देशभक्ति का, वो कांग्रेस में भी वो जग जाहिर थी। और ये पक्का गद्दार था, ये जवाहरलाल नेहरू ये भी पता था। तो 15 में से 12 इकाइयों ने समर्थन दिया सरदार पटेल को, एक आध ने दिया वो जेबी कृपलानी को, और एक आध ने जो है सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया को दिया। एक आध या 2 माने जो 3 बचे थे उनमें से। अब जब ये स्थिति मालूम हो गई तब फिर ये साजिश करता है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि वो कांग्रेस के संविधान के खिलाफ था। भाई जो प्रस्ताव आया उसके अनुसार जो है वो अध्यक्ष बनेगा। तो फिर ये कांग्रेस की कार्य समिति बुलाता है। तो इस संबंध में कांग्रेस की यानी कार्य समिति के द्वारा वो प्रांतीय समितियों के प्रस्ताव को जो है वो खारिज करवाना, ये सर्वथा जो है कांग्रेस के संविधान के खिलाफ था। लेकिन ये पूरी साजिश और पूरा ये डिक्टेशन, कांग्रेस को दाब के रखना, कांग्रेस को प्रभावित करना कौन कर रहा था? वो मोहनदास करमचंद गांधी, जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। इस चीज को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे, वो कितना बड़ा गद्दार था और किस हैसियत से वो जो है वो कांग्रेस को डिक्टेट कर रहा था, आदेश दे रहा था, हुक्म दे रहा था, जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। तो इसने वो इस्तीफा भी लेने की इसमें बहुत बड़ी साजिश रहती है। वो इस्तीफा कैसे लेते हैं? ये पहले से ही छपा लिखा है, वो तैयार करवा लेते हैं। सिर्फ उस पर दस्तखत करना रह जाता है। इसी तरह से, इसलिए कि सब तैयार रहता है, दाब दुब कर आगे वो कागज बढ़ा दिया, साइन करा लिया, इस्तीफा हो गया। यही और आज भी यही होता है। आज भी इस कांग्रेस में यही होता है। तो इसने इन तीनों के लिए सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया और जेबी कृपलानी
और सरदार पटेल, इनके बिहार पर वो इस्तीफा बिल्कुल तैयार करवा लिया, सिर्फ दस्तखत भर बाकी थी। अब कार समिति बुलाया एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसके पहले देखिए, जो अभी बताया गया है कि अंग्रेज जो है जाने को जो मजबूर हुए, वह गांधी के भारत छोड़ो और डंडा अहिंसा फहिंसा से मजबूर नहीं हुए थे। वो जो है आजाद हिंद फौज के जो जवान शहीद हुए थे, उन शहीद जवानों की कुर्बानी और शहादत से प्रेरित होकर के जो रॉयल इंडियन नेवी रेन में जो बगावत हुई, इसके बाद जो है आर्मी में जो बगावत शुरू हो गई थी, इसी से डर करके अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ने को और सत्ता सौंप करके जाने का मन वो बनाए थे। इस तथ्य की जानकारी पिछले यानी दो कथानकों में दो एपिसोडों में बताया गया है, फिर से बताना जरूरी है, और खास करके इस बेवकूफ अखिलेश यादव के लिए जरूरी है कि वही क्लेमेंट एटली जो है, जिसने भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास करवाया, और तो वही उसमें प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का। तो वो 1955 में वो आया था भारत। तो भारत आया था तो वो कलकत्ता के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। फणिभूषण चक्रवर्ती कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एक वो नियमित गवर्नर के अभाव में वह गवर्नर का काम देखते हुए वो एक्टिंग गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल के एक्टिंग गवर्नर की हैसियत से फणिभूषण चक्रवर्ती उस क्लेमेंट एटली से मिलने गए। वो शिष्टाचार में बात करते करते उन्होंने ये पूछा कि सर, आप जो है ये पूछा कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध आप जीत ही चुके थे, मॉरली आप हाई ही थे, और ये कांग्रेस तो लगभग वो मर चुकी थी, अपने घरों में सब आराम फरमा रहे थे। तो बताइए क्या कारण क्या था कि आप जो है यानी भारत को छोड़ने पर जो है वो मन बना लिए जाने के लिए, भारत छोड़ने के लिए। तो उसी क्लेमेंट एटली ने बताया कि भाई जो बगावत हो रही थी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना की कुर्बानी शहादत के कारण जो बगावत रॉयल इंडियन नेवी में हो रही थी, और जो है और जगहों में जो आर्मी जो थल सेना है उसके कई बैरकों से खबर आ रहे थे कि इस बैरक में बगावत हो गई, इस बैरक में बगावत हो गई, तमाम खबरें आ रही थी। तो इन्हीं कारणों से ये किसने कब बोला? क्लेमेंट एटली, जो कि प्रधानमंत्री था, जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसने पास करवाया, और जिसमें भारत को भारत को आज़ादी तो नहीं कहा जा सकता, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ बर्बादी के मंजर पर, तो उसमें यही क्लेमेंट एटली ही जो है प्रधानमंत्री था। तो उसने बताया। तो एक सवाल जो है फणिभूषण चक्रवर्ती जो कि एक्टिंग गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये भी सवाल किया। तो बोले कि भाई तो गांधी की भूमिका कितनी थी आप लोगों के वो भारत छोड़ने के का मन बनाने में?
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए, पूरा नहीं मुस्कुरा, पूरा आधा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा मिनिमल, और आधा मुस्कुराने को अंग्रेजी में कहते हैं राइल, कहते हैं राइल, WRRYL, राइलिंग माने आधा मुस्कुराना। तो आधा मुस्कुराते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से वो बोला कि मिनिमल यानी कम से कम, कुछ नहीं। अब ये वास्तविकता, और ये चीज जो है अब आना शुरू हुई है, कई जो है टीवी चैनलों में भी आया है, जी न्यूज ने भी बताया, अब ये आना शुरू किया। कब आना शुरू किया? जब ये भारतीय जनता दल इनकी गद्दारी की असलियत जो है वो असलियत जो है परत दर परत खोलना शुरू किया है। तब से जी न्यूज भी शुरू हो गया, वो भी शुरू हो गया। तो ये सारी जानकारी जो है उस बेवकूफ अखिलेश यादव के लिए है कि गांधी नेहरू ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। अखिलेश यादव बेवकूफ अखिलेश यादव, गांधी नेहरू ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। इन लोगों ने अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली की है, सत्ता को हथियाने की साजिश की है, देश को बांटने की साजिश की है, देश को तबाह करने की, देश के 25 से 30 लाख लोगों को मरवाने की साजिश की है, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़ने की साजिश की है। बेवकूफ अखिलेश यादव आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। तो ये अखिलेश यादव के लिए है। अब इसके आगे आइए, देखिए माहौल, वो योगी बोल रहा है कि ये माफी मांगे। अरे माफी तो अखिलेश यादव से तुमको मांगना पड़ेगा। योगी तुमको और तुम्हारी जो पार्टी है, जो कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पाप को अभी भी ढक रहे हो, अभी भी कह रहे हो कि देश को बांटने का जिम्मेदार वो जिन्ना है। देश को बांटने का जिम्मेदार सिर्फ दो ही है, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है वो ये जवाहरलाल नेहरू, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। और आज भी सिर्फ इन दोनों को बचाने के लिए, इन दोनों गद्दारों को, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाने के लिए ही बीजेपी जो है सिर्फ जिन्ना को आगे करती है। और जिन्ना को आगे करने में बड़े आराम से, यानी इन दोनों गद्दारों के पाप जो है वो ढक जाते हैं। तो जिन्ना को आगे करने में ये जीएनपीसी, अब बीजेपी, आरएसएस, अब पूरा मीडिया, अब पूरा अखिलेश यादव भी उसी में शामिल है। पूरा बताइए, हमारी आम आवाम, हमारी साधारण जनता, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम कैसे जो है वो सत्य को जानेगी और कैसे जो है इसका फैसला कर पाएगी कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा शत्रु कौन है। ये सब इतने शातिर किस्म के दुष्ट हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग। वो सुनने में आया कि देखिए अखिलेश यादव एक और कह रहा है कि हम 4 सीटें जीतेंगे, दूसरे को कह रहा है कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बताइए, तो उनकी बातों में कितना विरोधाभास है कि एक और कह रहा है कि हम जो है वो 4 सीटें जीतेंगे, और मन में इतने आत्मविश्वास की कमी है कि वो खुद चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। और सिर्फ माहौल में एक भ्रम पैदा करना, और उस भ्रम का लाभ किसको मिलेगा? इन्हीं गद्दारों जो है, गद्दार जीएनपीसी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, और मिलेगा सिर्फ जिन्ना का नाम लेने के लिए। जिन्ना के विषय में भारतीय जनता दल ने बराबर बताया हुआ है कि
कि जब ये मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है इनसे इस्तीफा ले लिया, ये जेबी कृपलानी से भी ले लिया, सीता वीरमैया पट्टा भी रमैया से भी ले लिया, और फिर उस जो कार्य समिति बुलाया था उस कार्य समिति में कितने शास्त्रीय ढंग से पूछ रहा है इस नेहरू से, ये मोहनदास करमचंद गांधी से, कि भाई कि नेहरू तुम्हारे तो समर्थन में कोई है ही नहीं, तुम्हारे समर्थन में कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। वो नेहरू चुप रहता है, वो नहीं कहता कि भाई कि जब हमारे समर्थन में कोई है ही नहीं तो जिनके समर्थन में सरदार पटेल के समर्थन में इन्हीं को बना दीजिए वो कांग्रेस अध्यक्ष, और यही अंतरिम जो है वो यही अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो चुप रहा। तो फिर इसके बाद वो जो लिखा इस्तीफा था सरदार पटेल की ओर से, जिस पर कि सिर्फ सरदार पटेल के द्वारा जो है दस्तखत करना बस बाकी था, उसको आगे बढ़ा दिया और उस सरदार पटेल को मजबूर किया। अब देखिए, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि लौह पुरुष, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे जो है सरदार पटेल मोहनदास करमचंद गांधी के शिकार होते हुए उसके आगे झुक गए। वो कैसे लौह पुरुष? सवाल तो यही उठता है। जरूर है कि उन्होंने 562 या 565 रियासतों का विलय करा करके भारत का निर्माण किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके लौह पुरुषत्व का क्या हुआ जबकि गांधी की इतनी बड़ी साजिश, कौन सी साजिश, कि जिस नेहरू के पक्ष में कोई है ही नहीं, जिस नेहरू के पक्ष में कोई भी कांग्रेसी नहीं है और जनता में भी कोई नहीं है, उसको ये भारत के ऊपर वो उस अभिशाप को ये थोप रहा था उस साजिश के तहत। उस साजिश के आगे लौह पुरुष जो है कहे जाने वाले क्यों झुक गए? और इसको बोलते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष थे हमारे वो सुभाष चंद्र बोस। ये चाहता था, ये क्या नाम है, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो है वो न बने। तो इसकी मंडली ने वो हल्ला करना शुरू कर दिया कि इस बार जो है सर्वसम्मत वाला जो है वो तरीका नहीं अपना जाएगा। इसलिए मालूम था कि यदि सर्वसम्मत वाली बात आ गई तो ये फिर बन जाएंगे। तो क्या कि अब इस बार चुनाव होगा, कंटेस्ट होगा। तो इसने वो सुभाष चंद्र बोस को माने उनको नीचा दिखाने के लिए एक कैंडिडेट भी खड़ा किया, तब भी झुके नहीं। तभी सुभाष चंद्र बोस उसके साजिश के आगे झुके नहीं। तो कैंडिडेट भी खड़ा किया। कैंडिडेट यही थे आपके सीता वीरमैया और पट्टा वीरमैया। और इसने पूरी ताकत से, पूरी साजिश से, क्या नाम है, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार किया, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाया। बोलता रहा कि सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया की हार मेरी हार है। तब भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसकी साजिश को नाकाम करते, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को नाकाम करते, उसके साजिश का पर्दाफाश करते हुए उसके कैंडिडेट सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया को हराया। ये होता है लौह पुरुष। वो लौह पुरुष नहीं
कि वो साजिश कर रहा है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है, देश और भारत की जनता में भी उसका समर्थन नहीं है, उसको थोपने जा रहा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, भारत के ऊपर इतनी बड़ी साजिश के आगे ये सरदार पटेल झुक गए। और इनको लोग बोलते हैं लव पुरुष। इन्हीं की गलती के कारण यदि सरदार पटेल ये प्रधानमंत्री बनते तो भारत के भाग की दिशा कुछ और होती। और ये भी जान लीजिए, जिन्ना ने बोला था कि यदि सरदार पटेल बनते प्रधानमंत्री तो उनको कोई आपत्ति नहीं। ये भी जानना जरूरी है। कम से कम बेवकूफ ये अखिलेश को जानना जरूरी है। और ये जो देश के दुश्मन हैं, ये आपके योगी और मोदी, इनको भी जानना जरूरी है कि जिन्ना ने कहा था कि यदि सरदार पटेल बनते हैं प्रधानमंत्री तब भी उनको आपत्ति नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को या जिन्ना साहब को, जो ये देश का गद्दारी नहीं था, निकम्मा था और बहुत कम उम्र का जिन्ना साहब, उसके वनस्पति काफी जो है उम्र दराज भी थे, काफी जो है वो इसका बैरिस्टरशिप का तजुर्बा भी था, सब कुछ था। वो हर तरह से वो फार एंड फार बेटर या काबिल बैरिस्टर थे वो। ये तो बहुत निकम्मा था। तो इतने निकम्मा को ये जो मोहनदास करमचंद गांधी निकम्मा भी, और जिसके पास कोई समर्थन नहीं है, उस अभिशाप को बैठा रहा था मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए उन्होंने कहा भाई कि ये देसी बात है तो हमारा भी दावा है प्रधानमंत्री पद के लिए। अब ये जो जिन्ना साहब का जो ये दावा था प्रधानमंत्री पद का, ये थोड़ा सा इसमें है कि भाई कि यदि यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती है जिन्ना साहब की, कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए जो है दावा किया था तो भारत के एक टुकड़े पर कैसे शांत हो गए, ये सबसे बड़ा उनका ब्लंडर था। और दूसरी ओर वो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किए थे, वो इस बात से प्रमाणित होता है, दो बातें समझना बहुत जरूरी है, कि जब वो, हालांकि डायरेक्ट एक्शन की बात उन्होंने कही है, ये बात सत्य है, डायरेक्ट एक्शन किया था इन कांग्रेसियों के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू और जो मोहनदास करमचंद गांधी के जो चमचे थे उनके खिलाफ। लेकिन ये तो सब इतने सातिर है ना कि कोई भी संघर्ष हो, कोई भी विभेद हो, उसको सांप्रदायिक बनाने में इन समूहों को देर नहीं लगती है। तो डायरेक्ट एक्शन था इन जो गांधी और नेहरू की जो मंडली के गांधी और जो गद्दार जो ये मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो मंडली थी, उसके खिलाफ इनका डायरेक्ट एक्शन था, ये उन्होंने बोला था। लेकिन उसको सांप्रदायिक दंगों में तब्दील कर देना, ये साजिश जो इन समूह की है। और आज भी किसी भी पहलू को सांप्रदायिक रंग दे देना, सांप्रदायिकता की ओर घुमा देना, उसको डाइवर्ट कर देना, इन समूह के जेएनपीसी जैसे शातिर और देशद्रोही पार्टियों के बाएं हाथ का खेल है। तो डायरेक्ट एक्शन को किस तरह से सांप्रदायिक रंग देकर के सांप्रदायिक दंगों के रूप में तब्दील किया गया, यह भी एक साजिश है। और पाकिस्तान का कभी उन्होंने नाम लिया भी होगा तो सिर्फ अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए। और यह बात उससे भी प्रमाणित होती है कि जब इन समूह ने माने उनके डायरेक्ट एक्शन के आह्वान को यानी सांप्रदायिक दंगों में बदल दिया और काफी दंगे होने लगे, मारकाट होने लगी,
तब इसने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक दूसरा नाटक किया और उसने चिट्ठी लिखी इनको, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, कि भाई जिन्ना कोई प्रधानमंत्री बनने दीजिए ताकि ये दंगे रुक जाएं। उसने इस टाइप से लिखा था। उसके जवाब में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माने किस तरह से जवाब देता है उनको, इनको मोहनदास करमचंद गांधी को, कहता है जिन्ना को प्रधानमंत्री बनवाना, अरे जिन्ना को तो मैं अपनी कैबिनेट में चपरासी भी नहीं वो बनाऊंगा। इतना अपमानजनक बात बोला था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। ये सारी बात जो है उस बेवकूफ अखिलेश यादव को जाना चाहिए, और ये जो दुष्ट किस्म के हैं योगी और दुष्ट किस्म के हैं मोदी और उनके मंडली को भी जानना चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि जितनी उम्र जो है इनकी है मोदी जी के, उसी के आसपास मेरी भी है। और मैंने इस बात को 2-3 बार वो 3-4 बार कहा है कि जब ये सत्ता की छीना झपटी हो रही थी तो जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई इस जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, उनके हड्डी में टीबी हुई है या तबीयत हुआ है। उसका मजमून ये था, उसका मतलब ये था कि भाई ये जिन्ना साहब जो है कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। वो वक्त कुछ दिन का भी हो सकता है, कुछ महीने का भी हो सकता है और कुछ साल का भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। तो कहने के तात्पर्य इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कोई नुकसान नहीं है। फायदा ये है कि जो क्योंकि भारत विभाजन का, देश के बंटने का जो खतरा इस देश के ऊपर मंडरा रहा है, वो उस खतरे से ये देश बच जाएगा। ये संकेत था जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी का। ये जो चिट्ठी है जो मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को लिखी थी, वह सार्वजनिक हो गई और पूरे देश में फैल गई। तो पूरे देश में जब फैल गई तो देश के लोगों का भी यही जनमत हो गया कि कम से कम देश को बंटने से बचाने के लिए वो एकमात्र ही उपाय है कि जिन्ना साहब को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये जनमत बन गया कमोबेश। मैंने दो एक अपवाद को छोड़ दीजिए। और ये बात जब मैं इंटरमीडिएट में 70 के दशक में या 70 के आसपास इंटरमीडिएट या उसके बाद या बीएससी जो भी है मैं अध्ययन कर रहा था, तो उस वक्त जो 70, 72 या 75 वर्ष के जो लोग बुजुर्ग थे, उनसे बातचीत में मैं पूछता था कि भाई ये बताइए कि आप लोग तो ये सब तमाशा देखे होंगे, तो हकीकत क्या थी, वास्तविकता क्या थी? तो उन्होंने भी इस बात को तस्दीक किया कि यह बात जो है पूरे देश में फैल गई थी कि ये जिन्ना जो है कुछ ही दिनों के मेहमान है। इसलिए यदि देश को बंटने से बचाना है तो इन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब कि पूरी देश की जनता मैंने इस मत की थी कि भाई इनको प्रधानमंत्री बनने में कोई नुकसान है, बल्कि फायदा है। फायदा इस बात का है कि देश के ऊपर जो बंटने का जो खतरा है, उस खतरे से भारत को बचाया जा सकता है। इस विचार पर अधिकांश आवाम जो है उस वक्त की, वो जिन्ना साहब को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। ये मेरा अनुभव है, मैं सब बता रहा हूं। तो यह भी इस बेवकूफ अखिलेश यादव को मालूम नहीं होगी, और ये दुष्ट योगी और जो दुष्ट जो है ये आपके
ये मोदी और उनको भी नहीं मालूम होगी, और या मालूम होगी, ऐसी बात नहीं, मालूम तो होगी, वो बोलते नहीं कि पूरे देश की जनता जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में इसलिए थी कि देश बटे नहीं। और भी चीजें इसमें वो ये महत्वपूर्ण है। तो इसके संबंध में और भी तथ्य हैं, लेकिन इन तथ्यों को ढकने के लिए जैसी साजिश ये एनपीसी कर रही थी, अपने जो है इतिहासकारों की फौज, इतिहासकारों का एक गैंग, चाटुकार माने जेएनपीसी अपने चाटुकार इतिहासकारों का एक गैंग, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का एक गैंग, चाटुकार मीडिया का एक गैंग, चाटुकार पत्रकारों का गैंग तैयार करके इनके इस तरह की सारी गद्दारी के पापों को ढकने के लिए और एक झूठी महिमा मंडन के लिए, तो उसी साजिश में, और उसी साजिश में ये भी शामिल हो गई है बीजेपी भी, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों को ढकने के लिए और उनका महिमा मंडन करने के लिए। अब उसी में ये बेवकूफ अखिलेश यादव भी शामिल हो गया, सिर्फ एक भ्रम जो है वो फैलाने के लिए, और जो असलियत है, जो तथ्य है, जो हकीकत है, उसकी ओर से ध्यान भटकाने के लिए। तो ये सारे ये इस देश के दुश्मन हैं। तो अखिलेश यादव अकेले नहीं है, तमाम इस तरह के जो तत्व हैं, यानी विभिन्न रूपों में, विभिन्न वो क्षमताओं में कि देश के दुश्मनों के पापों को ढकने के लिए। इसीलिए हमारी आवाम को भी दिक्कत होती है ये फैसला करने में कि उनका हितैषी कौन है और उनका और देश का शत्रु कौन है। तो कोई बात नहीं है, भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सारी हकीकत से अवगत करा के रहेगा, लेकिन उनसे निवेदन है भारतीयता का माहौल लाइए, सारे जाति की बात, संप्रदाय की बात सब छोड़िए, हम भारतीय हैं, भारतीयता के आधार पर एक होइए, एकता लाइए, सद्भाव लाइए, भाईचारा लाइए, और इनको नष्ट में नाबूद करिए ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।